और यदि आपसे वही बोल दिया जाए बताइए प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, और यहाँ पर लग रहा है कि जीरो नहीं, बालक यहाँ पर एक छुपा रहता है, तो क्या छुपाने वाले चीज को हटा दिया जाए तो 2 और 1 कितना हो गया 3, भी डन नहीं। अब दोनों तरफ लॉग लगाइए, यानी यहाँ पर भी लॉग लगा और यहाँ पर भी लॉग लगा, लेकिन जो यहाँ पर लॉग लगा वो ई बेस का है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के ऑब्जेक्टिव के किताब के सॉल्यूशन में। दोस्त आप लोग के मन में यही सवाल होगा वीडियो को क्यों देखे, 2 वजह होंगे। पहला दोस्त, आप पहले ये समझिए कि एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को कैसे बोर्ड एग्जाम में घुमा के पूछता है, वो यदि सीख लिए ना तो कैसे भी घुमा के पूछे आप वो जान ही जाएंगे। और दूसरा दोस्त, आपको 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक किताब 50 बार पढ़ने की जरूरत है, और वो कंसेप्ट आएगा लेकिन रट के ना समझ के पढ़े, और समझाने का पूरा जिम्मेवारी आपके एक बड़े से भाई पर है। आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी का वीडियो देख लीजिए और पसंद आए तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आप लोग का क्लास है, या बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं कि चाहे वो प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, कोई भी कोटि कैसे निकालेंगे। आइए वो ट्रिक का जादू बताते हैं। ये ट्रिक है यही, लीटर मूल इनवर्स का पावर n-1, और यहां पर क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। आपको यदि प्रथम कोटि का, आपको शून्य कोटि का निकालना है, आपको यदि शून्य कोटि का निकालना है, शून्य कोटि का, तो क्या करेंगे मेरे भाई, शून्य कोटि का निकालना है तो n के जगह पर कितना रखेंगे शून्य, और जैसे ही रखेंगे तो लीटर मोल इनवर्स का पावर 0-1 सेकेंड इनवर्स, और जैसे ही रखे तो पावर में लीटर का इनवर्स हो जाएगा, और फिर माइनस का गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी इसका इस प्रकार से मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही तो इसका हो गया, क्या कोई डाउट है। और वही यदि आप लोगों से ये बोल दिया जाए, ट्रिक यही है मेरे भाई, ट्रिक यही है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। और यदि आपसे वही बोल दिया जाए बताइए प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, तो लीटर मोल इनवर्स का पावर, यहां पर इन के जगह पर कितना रखेंगे 1, 1 घटाओ 1 क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, और 1 में से गया 0, किसी का पावर 0 मतलब 1, तो क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। ओके डन, बोले डन। अब वही यदि आप लोगों से कभी द्वितीय कोटि का भी पूछ दे तो कैसे निकाल देंगे। आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, लेकिन आप लोग तो अच्छे लोग हैं, लिखेंगे नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त जो भी कमी और शिकायत है। उसके बाद n के जगह पर कितना रखेंगे 2, 2 घटाव 1 सेकेंड इनवर्स, और जैसे ही 2 घटाव 1 होता है सेम मात्रक हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी आपसे पूछा एक था बताएं अनेक है, और यही इस चैप्टर वाइज का फायदा होने वाला है। चलिए देखिए दोस्त, तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाई वो क्या होगा सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि का, लेकिन सेकेंड के जगह पर क्या लिखा है समय इनवर्स, हालांकि जवाब हम लोग का यही होगा। फिर बोल रहा है कि जल में H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो कोटि क्या होगा। देखिए हमने पीछे का वीडियो में बताया है और आपको शायद याद होगा, तो इस तरीका से बताए थे हम। आइए आपको दिखाते हैं। आप लोगों को शून्य कोटि के में 3 एग्जाम्पल है। अमोनिया का प्लेटिनम के सतह पर विघटन बोले तो शून्य कोटि का, हाइड्रोजन आयोडाइड का लोहा का सतह थी सोना का सतह पर बोले तो हम लोगों का ये भी शून्य कोटि, और हम लोगों का हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करे तो ये भी हम लोग का शून्य कोटि का। प्रथम कोटि का हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया, इसका विघटन हो गया। और वही एथिल एसीटेट का जल अपघटन, जल अपघटन कहने का मतलब क्या होता है कि H और OH, तो ये यहां जैसे ही H ब्रेक डाउन हुआ ना तो H करेगा इससे मोहब्बत, और ये CH3COOH बना लेगा, और C2H5OH को लेकर साइड हो जाएगा। इस प्रकार से यहीं पर घटना यही होता है, बस यहाँ पर H2 मतलब HOH है और यहाँ पर NaOH है। NaOH ब्रेक डाउन होगा और इसको इससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत का खेल आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बखूबी समझ में आएगा। ये OH को इधर बुलाए और उसको उधर धक्का दिए, और जैसे ही धक्का दिए कहानी शेष, और आप लोगों का जवाब क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो ये सवाल हो चुका है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहां पर
बोल रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त होता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। जब भी अभिक्रिया की कोटि निकालना है ना तो हमेशा घात, जो भी हम लोग अभिकारक का मोड़ संतोष के घातों को जोड़ देंगे। तो इसका आपको लग रहा है 2 और यहाँ पर लग रहा है कि 0, नहीं बालक यहाँ पर एक छुपा रहता है, तो क्या छुपाने वाला चीज को हटा दिया जाए तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। बोले कि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, साम स्थिरांक केपी निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। अरे भैया केपी जो है ना वो एक वेग स्थिरांक है, और जब भी हम लोग बोलेंगे वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा तो बस 2 ही चीज है, और किसके अनुसार, आर्हेनियस का जो समीकरण है उसके अनुसार, बस 2 ही चीज पर। किस किस पर निर्भर करेगा, तापक्रम पर, ठीक है, तापक्रम पर निर्भर करेगा, और तो और साम स्थिरांक है तापक्रम पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। इसी के बारे में आपको क्लियर डाटा हमने पीछे आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार बताया था, लेकिन वो वेग स्थिरांक और ये क्या बोला गया है साम स्थिरांक, तो साम स्थिरांक आपका ताप पर निर्भर करेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है, तो अभिक्रिया का वेग हम लोग का ताप से प्रभावित होता है। अभिक्रिया का वेग मतलब कि अभिक्रिया कितना धीरे कितने तेज, तो अभिकारक के अणु जो है उसको जैसे ही हीट बढ़ाए तो अणु थोड़ा तेज हुआ और तेज हुआ और तेज हुआ, और जितना जल्दी तेज होगा उतना ज्यादा टक्कर करेगा, उतना ज्यादा टक्कर करेगा उतना ज्यादा अभिक्रिया होगा, यानी तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, इसी के लिए आर्हेनियस समीकरण था। बोले कि आर्हेनियस समीकरण ये क्या है, तो k बराबर a e टू द पावर माइनस ई ए बाई में आर टी था, आर टी था। तो आप इस समीकरण के अनुसार जो वेग स्थिरांक होता है वो सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है और तापक्रम पर, और जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे ये वैल्यू घटेगा वैसे वैसे हम लोग का ये मान बढ़ेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यानी तापमान बढ़ाने से वेग स्थिरांक का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके तो आप लोग ये बात सीख चुके हैं दोस्त, यानी किस पर निर्भर करेगा, तो पहला जो हम लोगों का है वो किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, और दूसरा हम लोग का क्या है, सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ किस पर निर्भर नहीं करता है, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर करेगा। ओके फिर बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाए तो बताइए ताप का दाब का मध्य के साथ क्या ग्राफ होगा। देखिए एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो होता है यही सक्रियण ऊर्जा वाला ही होता है, के बराबर क्या होता है, के बराबर चलिए देखिए के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई में क्या हो गया आर टी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो लॉग लगाएं तो यहां पर क्या हो गया, लॉग के हो गया, और यहां पर लगाएं तो लॉग ए हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एक काम करते हैं पहले ए को ही इस साइड भेज देते हैं, ए को इस साइड भेज देते हैं, उसके बाद करेंगे सब, क्योंकि ए हम लोग का क्या है, एक स्थिरांक है, ए क्या है, स्थिरांक है, पूरा मैटर को गोल गोल करेगा, इसलिए हमको इस साइड भेज देते हैं, कोई डर नहीं। अब दोनों तरफ लॉग लगाइए, यानी यहां पर भी लॉग लगा और यहां पर भी लॉग लगा, लेकिन जो यहां पर लॉग लगा वो ई बेस का है। तो एक काम करते हैं, जब भी ये घात होता है तो आप लोग लॉग का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एम का पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, बचपन में मनोहर पति में पढ़े होंगे आप लोग, एन लॉग एम, बोले ठीक है। तो जो भी ये घात होता है उसको हम लोग आगे ला देते हैं, तो क्या होगा, लॉग के बाय में क्या हो गया ए, और यहां पर हो गया माइनस ई ए बटा में क्या हो गया आर इंटू क्या हो गया टी, ठीक है। और क्या हो गया, वहां पर बच गया लॉग ई बेस ई। लॉगरिथम का ऐसा कंसेप्ट है कि जो भी सेम होगा ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो बताइए जो ग्राफ खींचा जाएगा इसमें खींचा जाएगा, और इसमें कौन है, के है, और यहाँ पर क्या है 1/t है, यानी के और 1/t के बीच ही ग्राफ खींचा जाता है। और कैसा के है, लॉग के, यानी लॉग के और 1/t के मध्य क्या खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, समझे। और ये सब क्या है, और सब जो बच गया वो नियतांक है, क्या है, नियतांक है, बोले ठीक है। ओके तो हम लोग का जो सही जवाब होगा लॉग के और 1/t के मध्य ग्राफ खींचा जाने वाला है। बोल रहा है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर है वो किस पर निर्भर करता है, सुनिएगा किस पर निर्भर करता है। तो एक्चुअल में जो आप लोगों का इस तरीके से बताया कि इसका वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस प्रकार से, आर नॉट बाई में क्या हो गया 2k, ठीक है ना। तो जो वेग स्थिरांक बोलेगा तो वेग स्थिरांक का मान ये अभिकारक जो प्रारंभिक सांद्रता है वो उस पर निर्भर करेगा, जो कि निश्चित होता है। तो जब निश्चित ही होगा, यानी इसलिए हम लोगों का कोटि का यदि बात करें या फिर वेग स्थिरांक का बात करें तो हम लोग किसी पर निर्भर नहीं करेगा, यानी इसका मान क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि के तो नियतांक है,
बोले कि एक ही बात दो बार लिख दिए, पता नहीं क्या आप बताना चाहते हैं। सुनिए यहाँ पर ऐसे, ये जो निकाले हैं ना वो अर्धायु का फॉर्मूला है, T1/2 का फॉर्मूला है, वही हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये किस पर निर्भर करेगा भैया? ये समय के साथ क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, क्योंकि सब नियतांक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान कितना होगा? तो अर्धायु का जो मान होगा वो होगा 0.693 में क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक, तो शून्य कोटि ही वो ऐसा एक कोटि की अभिक्रिया होता है जिसका जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया के वेग के समान होता है। और कितना होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग को बताते हैं? एक्चुअल में हम लोग का जो अभिकारक है वो नीचे सबके टी है, टी है, इसका नहीं है तो ये नहीं होगा। अब इसका भी है, इसके नीचे टी है, लेकिन इसमें प्लस लगा हुआ है। तो जब भी प्लस लगा होगा ना तो वेग का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब वेग का वैल्यू क्या होगा? बढ़ रहा होगा। लेकिन हाँ, वेग का वैल्यू बढ़ रहा होगा, लेकिन हाँ ये बात कर ले हम लोग अभिकारक, तो अभिकारक घट रहा होगा। माइनस मतलब अभिकारक है, अभिकारक, और प्लस मतलब क्या है? उत्पाद है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताना चाहिए कि हम लोगों का सी अभिकारक है या उत्पाद है, या एक्स अभिकारक है या उत्पाद है। यानी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो मिसिंग है। ठीक है ना? तो आई रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, बट आप लोग जान चुके हैं कंसेप्ट क्या, कि हम लोग का अभिकारक होगा तो माइनस लगेगा, उत्पाद होगा प्लस लगेगा, वेग बढ़ेगा तो प्लस होगा, वेग घटेगा तो माइनस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बोल रहा है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए तापमान गुणांक कितना होता है मेरे भाई? अधिकांश के लिए जो मान होता है वो 2 से 3 के बीच होता है। और दूसरे कोटि के लिए क्या होगा? तो आप जो ट्रिक लगाए थे, लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, बोले ठीक है। तो जैसे ही दो रखे तो यही मान हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर नंबर क्या हो गया? ए। ठीक है, फिर ये यदि आपसे बोलेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु T1/2 क्या होगा, तो एक्चुअल में ये हम लोगों का जो होता है ना, ये द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना? ये किसका एग्जाम्पल होता है? द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं और रखने के बाद जो फॉर्मूला हम लोग का जो डिराइव होता है वो कितना होता है? वो n होता है। बोले क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर अल्फा है, ऐसे देखिए, ऐसे दोबारा बताते हैं, घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स। टी है वो अल्फा नहीं है, वो समानुपाती है। नीचे क्या हो गया? a का पावर n-1। तो एक्चुअल में जब ये वही चीजें ऊपर जाएंगी ना, ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? a का पावर 1 - n हो जाएगा। यानी जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो n का वैल्यू भैया शून्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू हम लोग का घात प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए कम से कम हम लोग का n का वैल्यू 2 ही जगह, द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो द्वितीय कोटि के एग्जाम्पल के n का जो वैल्यू होगा वो किसमें होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर n, ए सही है। ओके, उसके बाद फिर बोल रहा है कृषि प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करते हैं? आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्या? सक्रिय भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खत्म हो चुका है क्या मेरे भाई? नहीं, ये पीछे हमने आपको बताया, उसी में 1-2 क्वेश्चन आपको छाट के दिया गया है, ये पीछे आप लोगों ने पढ़ा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? तो एक्चुअल में आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इस बात को, कि अर्धायु जो होता है वो आप लोग का इस प्रकार से होता है, 2 R0 में क्या होगा? 2K होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये डायरेक्टली समानुपाती होगा? तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? अच्छा, इस फॉर्मूला के अनुसार नहीं जाना पड़ेगा यार, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए नहीं जाना पड़ेगा कि हम लोग का R नियतांक है। T1/2 बराबर आप जो ये लिखेंगे ना R0/2K, इस पर कभी निर्भर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हम लोग का नियतांक है। तो बोलेगे तो किस पर निर्भर करेगा? एक्चुअल में जो T का फॉर्मूला होता है R0 - R/K, इस पर जाएगा। तो भागा में K को इधर लेकर आइए, TK हो गया, और यहाँ पर हो गया R0 माइनस क्या हो गया? R। अब माइनस R को इधर लेकर आइए, प्लस R हो गया, फिर यहाँ पर R0 हो गया, और फिर माइनस क्या हो गया? TK हो गया, TK हो गया, TK हो गया। अब बताइए कि इसमें क्या रिलेशन है? ये हम लोगों का y
y, और ये हम लोग का c है mx प्लस सी, और यहाँ पर हम लोग का m है। तो बोले कि कंपैरिजन करने पर आपको क्या मिला, तो आप बताइए समय का कैसा रिलेशन है। तो समय का जो रिलेशन है वो किसका है, व्युत्क्रमानुपाती का। यानी जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है। इसलिए हम लोग का ये जो ग्राफ होगा इस प्रकार से जब ग्राफ होगा, क्योंकि हम लोग का ढाल जो है वो कैसा है, माइनस है। ढाल कैसा है, माइनस, और जैसे ही ढाल माइनस हुआ तो हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, घट जाएगा, और जैसे ही घटेगा तो हम लोग का सही जवाब हो चुका है। क्या दोबारा समझाएं, दोबारा समझाते हैं, आप लोगों को यदि डर लगा दोबारा समझाते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को पहले देखिए, लेकर आइए इधर, टी इंटू के हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आर नॉट हो गया, यहाँ पर माइनस आर हो गया। बोले डन, ठीक है। अब क्या होगा ना कि माइनस आर को इधर लेकर आए, प्लस आर हो गया, और इसको उधर भेज दिए तो माइनस टी के हो गया, प्लस में आर नॉट हो गया। बोले कि बताना क्या चाहते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया। तो आप लोग m का यदि कंपेरिजन करेंगे तो आपको पता चला कि भैया यहाँ पर x का रिलेशन पता किए तो हम लोग का t हो गया, तो m के बराबर किसके आया, माइनस एक के। यानी जो m है वो ढाल है, इसका मतलब k भी क्या होगा, ढाल होगा। और y की जगह पर क्या लिखेंगे, r। तो और x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, t। यानी x की जगह पर हमने ये x अक्ष था तो यहाँ पर हमने t लिखा, और y की जगह पर हमने क्या लिखा, r लिखा। अब बताइए दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, तो दोनों के बीच जो रिलेशन है वो माइनस, ढाल कैसा है, माइनस, तो इसलिए हम लोग का इस प्रकार होगा। जब भी ऐसा होता है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा क्या मेरे भाई, इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर बी। फिर आप लोगों का किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, तो समय के सापेक्ष क्या होती है, धीरे धीरे उसकी मात्रा घटने लगती है। यानी इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर क्या, बी। नेक्स्ट, और ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निकाल के यहाँ पर डाल दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं इसको हुंस डीकर या हंस डीकर अभिक्रिया बोलते हैं। क्या होता है हुंस डीकर या हंस डीकर अभिक्रिया, तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इसी को हुंस डीकर या हंस डीकर अभिक्रिया कहा जाता है। ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारा सा बात है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।